नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया डिबेट। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दवा उत्पादक देश है। हमारे देश में जेनरिक दवाओं का निर्माण भी सबसे ज़्यादा होता है। किसी भी देश के विकास में उस देश के नागरिकों की स्वास्थ्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। हमारे देश में महंगा इलाज एक बड़ी समस्या है। कई प्रयासों के बावजूद देश की आबादी का बड़ा तबका निजी क्षेत्र में महंगा इलाज कराने के लिए मजबूर है। भारत सरकार ने शोध, अनुसंधान और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यानी कि दवा बाजार में और स्वास्थ्य चिकित्साओं को बेहतर बनाने के लिए अपने जीडीपी का कुल 2.5% खर्च करने का लक्ष्य इस क्षेत्र में रखा है। न्यू इंडिया डिबेट में आज बात करेंगे भारत के दवा बाजार की स्थिति की। जानेंगे कि हमारे देश में जो महंगे इलाज का खर्च है उसे कैसे कम किया जा सकता है। बात करेंगे जेनरिक दवाओं की भी। तो आइए शुरुआत करते हैं न्यू इंडिया डिबेट। स्नाइपर अहमदाबाद के लेबोरेटरी में हम इस वक्त मौजूद हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लेबोरेटरी में रिसर्च और जो टेस्ट है वो लगातार जारी है। मैं समझना चाहूँगा आपसे, भारत का दवा बाज़ार की जब हम बात कर रहे हैं तो आप कैसे देखेंगी कितना प्रभावी है और कितना बड़ा है भारत का दवा बाज़ार? भारत 206 देशों को दवाइयाँ एक्सपोर्ट करता है, जिसमें सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हम यूनाइटेड स्टेट्स को करते हैं। हम ऑलमोस्ट 8% ऑफ द एपीआई मार्केट है ग्लोबली। आप फ्यूचर को कैसे देखती हैं इंडियन फार्मेसी के? इंडियन फार्मेसी के फ्यूचर में अभी तक काफ़ी पड़ाव रह चुके हैं और इसके बावजूद भी आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होनी बाकी है। इसमें अभी तक हमने जैसे देखा है कि 60% एक्सपोर्ट जो है भारत का वैक्सीन से होता है और 20% जेनेरिक से होता है। इसके अलावा भारत जो है वो सबसे ज़्यादा HIV एफोर्डेबल ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करता है अदर सिटीजन्स को। सो आने वाले फ्यूचर में कई सारे बीमारियों पे हम सस्ते दाम में ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर पाएंगे। बिल्कुल, देखिए भारत की एक खूबी ये भी है कि वो अच्छी गुणवत्ता कम खर्च में दवाओं का वो निर्माण करता है। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ा सवाल ये भी है कि फिर हमारे देश में जो इलाज का खर्च है वो इतना ज़्यादा महंगा क्यों है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन मैं समझना चाहूँगा आपसे, इंडियन फार्मेसी को आप कैसे देखती हैं मार्केट के रूप में? दो तरीके से हम दवाइयों को देखते हैं। एक ब्रांडेड मेडिसिन होती है, एक होता है जेनेरिक मेडिसिन। तो ब्रांडेड मेडिसिन जो होता है वो इनोवेटर कंपनी होता है, जो नए तरीके से उस दवा को पहली बार मार्केट में लॉन्च करते हैं, तो उसे कहते हैं ब्रांडेड मेडिसिन। और वो कंपनी जो बनाती है उसे कहते हैं इनोवेटर कंपनी। तो जो इनोवेटर कंपनी है उनके पास होता है पेटेंट। तो बस 20 या 25 साल तक का उनका एक पेटेंट पीरियड होता है, जिसमें वो दवाई जो है वो बना सकते हैं और बेच सकते हैं। और सिर्फ वही कंपनी है जो वो बना सकते हैं और बेच सकते हैं। और 20 साल बाद फिर जो वो पेटेंट एक्सपायर हो जाता है, तब जेनेरिक मार्केट ओपन हो जाता है बाकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए, जब वो उस दवा को बना सकते हैं और बेच सकते हैं। और इस कारण वो जो दवाइयाँ बाद में बनना चालू होती है 20 साल बाद, उसे कहते हैं जेनेरिक दवाई। और जो क्योंकि इनोवेटर कंपनी ने बहुत इन्वेस्ट किया है उसके R&D में, उसके क्लिनिकल ट्रायल्स, उसकी NDA एप्लीकेशंस, उसकी मार्केटिंग, तो उनकी जो दाम होती है वो ज़्यादा होती है। जब हम जेनेरिक दवाओं को देखते हैं तो जेनेरिक दवा ऐसी चीज़ है जो 20 साल बाद आती है, तो मार्केट में पहले ही डॉक्टर्स उसके बारे में जानते हैं, उनको उनकी कोई R&D नहीं करनी पड़ी है, क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं करने पड़े। इस वजह से वो जो दवाई है वो सस्ती होती है। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी क्वालिटी कम होती है। उसके लिए 1962 में एक केफूर हैरिस एक्ट लॉन्च हुआ था, जिसके तहत वो देखते हैं कि वो क्वालिटी जो है वो मेंटेन हो और उनको प्रूफ ऑफ एफिकेसी, जो भी इंडस्ट्री जेनेरिक मेडिसिन बनाती है उनको प्रूफ ऑफ एफिकेसी देनी पड़ती है। और 1984 में हैच वैक्समैन एक्ट आया था, जिसके तहत उनको जो भी है अपने जो मेडिसिन अगर वो बेच रहे हैं उसकी क्वालिटी मेंटेन्ड है, वो एक फ़ाइल उनको अप्लाई करनी पड़ती है। फ़ाइल सरकार अप्रूव करती है, उसके बाद ही वो जेनेरिक प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो 85% तक हमें उससे लाभ होता है। तो जेनेरिक मेडिसिन का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए दवाओं के जो निर्माण की जो प्रक्रिया है वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेबोरेटरी से शुरू होती है, उसके रिसर्च और मार्केट तक आते आते वो एक लंबा पड़ाव, लंबा सफ़र तय करती है। मैं समझना चाहूँगा आपसे कि हमारे देश में जो मेडिसिन मेकिंग प्रोसेस है
जो कानून है वो किस तरीके के हैं, कैसे शुरुआत होती है? जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि किस तरह से बनती है दवाइयाँ, सबसे पहले एक डिस्कवरी फेज़ आता है जब किसी भी डिसीज़ या फिर कुछ भी ऐसा मूवमेंट निकलता है कि जब हमें नए ड्रग की ज़रूरत पड़ती है, तो कहीं सारे मॉलिक्यूल्स का आप मानेंगे अराउंड 1 लाख से 2 लाख 3 लाख मॉलिक्यूल्स हम लोग एक लाइब्रेरी डिज़ाइन करते हैं। कहीं शोध होती है, कई सालों तक 5-6 साल तक कहीं कहीं रिएक्शंस लगाई जाती है, उससे ढेरों मॉलिक्यूल्स हमें आते हैं। उनमें से छांट कर हमें कुछ हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग करना पड़ती है। बहुत सारे ड्रग निकलते तो हैं बट वो मार्केट तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो इसके लिए उन्हें हम पहले एनिमल्स पे ट्रायल्स लेके देखते हैं कि वो एनिमल्स में कैसा प्रूव कर रहे हैं। उसके लिए रैट्स वगैरह पे एनिमल, और फिर लेटर ऑन जब वो एनिमल्स पे अच्छे से परफॉर्म कर लेती है देन ओनली हम लोग उसे अपने ह्यूमंस में उनको इंट्रोड्यूस करते हैं, ताकि सेफ्टी के साथ में इफिकेसी भी अच्छे से आए। और ये पूरी प्रक्रिया को करीब 15 से 20 साल लग जाते हैं। इतनी शोध होने के बाद ही कोई मार्केट में ड्रग आ पाता है। जो मेडिकल स्टोर से आप दवाइयाँ लेते हैं उनके मार्केट तक पहुँचने की जो प्रक्रिया है उसमें 15 से 20 साल का समय लगता है, अलग अलग मानकों पर वो तय होती है। मैं समझना चाहूँगा ये किस तरीके का एक्सपेरिमेंट अभी कर रही हैं? क्रोमेटोग्राफी है जिसमें से हम कंपाउंड को सिंथेसिस करके उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो किसी भी कंपाउंड को जब हम बनाते हैं तो उसका आइसोलेशन हमें कॉलम क्रोमेटोग्राफी से करना पड़ता है, जिससे हमें प्योर कंपाउंड आइसोलेट हो सकता है। जैसे हमें देखा जाए कि हम एपीआई का प्रोडक्शन के लिए 70% चाइना पे डिपेंडेंट है, तो अभी आत्मनिर्भर इंडिया को एपीआई का सिंथेसिस की ओर बढ़ना चाहिए। इसीलिए हमें इंडिया में डोमेस्टिक एपीआई सिंथेसिस को बढ़ावा देना चाहिए। सबके साथ साथ ये भी समझना ज़रूरी है कि चैलेंजेस क्या कुछ हैं। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के अनुसार उन्होंने जो ज़रूरत दवाएं हैं उन्होंने NLEM के लिस्ट में किया है, जैसे नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स। इससे हमें जो दवाएं होती है जो हमें बहुत उपयोगी है वो हमें कम से कम दाम में मिलती है। वैसे ही सरकार ने एक योजना जैसे PMBJP जिससे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधीय परियोजना यह स्थापित की है 25 नवंबर 2008 में। इससे हमें जो जेनरिक औषधि है वो कम से कम दाम में मिलती है। इसमें समूह 1616 दवाएं और 250 सर्जिकल उपकरण शामिल है। इस साल 2021-22 में हमें कुल 7,071 करोड़ की बिक्री हुई है, जिस कारण जो हमारी जनता है उनकी 4,000 करोड़ की बचत हुई है। द इंसेंटिव जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रहे हैं जो केंद्र ओपनर्स को वो 2.5 लाख थी, बट अभी उन्हें 5 लाख तक बढ़ा दिया गया है, जिससे जेनरिक केंद्र हम खोले और उससे हम औषध ले सके। तो जेनरिक दवाएं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में बिक्री के लिए लाई जाती हैं। गुणवत्ता के साथ किसी तरीके का कोई समझौता नहीं होता है। उनकी जो क्वालिटी रहती है वो भी उतनी ही बेहतर रहती है जितने कि आप कोई ब्रांडेड ड्रग जो आप लेते हैं, तो आप ये समझिए कि उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में रिसर्च और डेवलपमेंट का कितना इम्पोर्टेंट रोल है? R&D की स्थिति की पहले हम बात करें तो इंडिया की सिर्फ कुछ ही कंपनीज़ हैं जो इसमें इन्वेस्ट करती हैं, और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये भी पता चला है कि ज़्यादातर कंपनीज़ का 10% सेल्स से भी कम हिस्सा जो है वो R&D में इन्वेस्ट होता है। तो R&D के सेक्टर को सुधारने के लिए हमें कुछ बदलाव करने पड़ेंगे ताकि जो कंपनीज़ इसमें इन्वेस्ट करना चाहती हैं उन्हें फाइनेंशियल हेल्प मिले, और हमें कुछ एकेडमिक कोलैबोरेशन को भी बढ़ावा देना होगा, जैसे कि यूएसए जैसी कंट्रीज़ में होता है। और इससे हमारे देश को ये लाभ होगा कि नए आइडियाज़ से और इनोवेटिव आइडियाज़ से हमारी पब्लिक हेल्थ इम्प्रूव होगी और हम अपने ट्रीटमेंट क्वालिटी को एक बेहतर दिशा की तरफ ले जा सकते हैं। ओके, जब हम रिसर्च और डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि हमारे देश में उस स्तर तक उतना प्रभावी काम नहीं हो रहा है जितना कि होना चाहिए। आप कैसे देखेंगे इसे? रिसर्च, इनोवेशन, डिस्कवरी, डेवलपमेंट, ये 4 ऐसे पहिए हैं जो भारत के फार्मास्यूटिकल्स को आगे बढ़ा रहे हैं। और भारत सरकार वो ईंधन है जिसकी सहायता से वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन अक्सर जितनी भी योजनाएं भारत सरकार ने लागू की है, या तो उसका ज्ञान एंटरप्रेन्योर्स को होता नहीं है, और होता भी है तो इस स्तर तक नहीं होता कि वे अपने आइडियाज़ बीच में ही ड्रॉप कर देते हैं। जैसे फार्मा विजन है, ग्लोबल फार्मा इनोवेशन हब है, इनका ऐसी अनेकों स्कीम ऑलरेडी इन्वेस्ट इंडिया पे मौजूद है, लेकिन एंटरप्रेन्योर्स को
उनके आइडिया को उनके इनोवेशन को पूरे देश भर में, पूरे विश्व में जानकारी पाने के लिए आर्थिक रूप से मदद चाहिए, और वो आर्थिक रूप से मदद भारत सरकार ही दे सकता है। तभी वे अपने इनोवेशन को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके सभी को इसकी जानकारी दे सकते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारा जो प्राचीन ज्ञान है आयुर्वेदा, अगर हम उससे अपने R&D सेक्टर में लाएंगे तो हो सकता है आने वाले समय में हम वो देश बन जाएं जो बेस्ट सप्लायर ऑफ इनोवेटिव मेडिसिन बने, और साथ ही में ये हमारे देश के लिए आन और बान और शान भी होगी कि हम अपने आयुर्वेदिक ज्ञान को पूरे विश्व भर में एक नई पहचान दिला पाएंगे। बिल्कुल, हमने देखा कि कोरोना के बाद आयुर्वेद के प्रति भरोसा ज़्यादा बढ़ा है। क्या आयुर्वेद और एलोपैथी को मर्ज करके हम कोई ऐसी व्यवस्था तैयार कर सकते हैं जिससे कि हम दवाओं को और ज़्यादा कारगर बना पाएँ और लोगों के स्वास्थ्य को ठीक रख पाएँ? जी हाँ, ऐसे पहले भी कई बार हो चुका है, जैसे विनक्रिस्टिन, टेक्सोल, ये सब जो एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, ये सभी आयुर्वेदिक तौर से हमारे पास उपलब्ध थी पहले से, और जब इन्हें हमने यूज़ किया और एलोपैथिक मेडिसिन बना के हम इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो ये जो ब्रिज है आयुर्वेदिक और एलोपैथी, इसको हम कम कर सकते हैं। बस ज़रूरत है हमारे और एंटरप्रेन्योर्स को इसमें साथ देने की और हमारे रिसर्च डेवलपमेंट प्रोग्राम को स्ट्रॉन्ग बनाने की, ताकि हमारे देश को और उन्नति मिल सके। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन सब के साथ साथ यदि हम बात करें भारत के दवा बाज़ार की, तो जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि भारत में 10,000 से ज़्यादा फार्मा कंपनियां हैं जो कि बड़े स्तर पर काम कर रही हैं, और साथ ही विदेशों में भी इनका एक अच्छा दबदबा है और इनकी स्वीकार्यता भी है। फार्मेसी की ग्लोबल पर्सपेक्टिव को आप कैसे देखेंगे? हमें ये पता है कि इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री रैंक करती है 3rd पोजीशन पे एज पर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, बट अगर हम बात करें ग्लोबल पोजीशन पे तो इंडिया जो हमारा कंट्रीब्यूशन कर रहा है एज पर एक्सपोर्ट टर्नओवर, तो एक्सपोर्ट टर्नओवर है उनका 24.4 बिलियन $, बट इंडियन डोमेस्टिक मार्केट की टर्नओवर की बात करें एज पर 2021 तो उनका जो टर्नओवर है वो 41 बिलियन $, है, जो अगर हम एस्टिमेटेड ग्रोथ निकालें 2030 के हिसाब से तो उन्होंने ऑलमोस्ट डबल रेट बताया है, वैल्यू बढ़ेगी $130 मिलियन तक। तो हम देख सकते हैं कि डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सपोर्ट मार्केट अगर बढ़ गया तो इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स इंडियन GDP वो भी बढ़ेगा, जो कि अभी 2% है एज पर रिपोर्ट 2021। हमारे यहाँ की जो गुणवत्ता है या हमारे यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्च है, जो अनुसंधान है, जो शोध है वैक्सीनेशन को लेकर, वो कैसा है? As per the present reports, Indian vaccines shows 93% of the efficacy. 93% of the efficacy toward the against the diphtheria, tetanus, and BCG. But in the case of, especially in the COVID condition, our in the Indian pharmaceutical industries plays a major role, especially in Serum Institute of India and Bharat Biotech, by developing this Covaxin and Covishield. The Serum Institute of India developed this Covishield vaccine. It shows an 89% of the efficacy in adults and 69% of the efficacy in especially in the old age peoples. We are proud to say that Serum Institute of India, it will export especially like more than 100 countries to our vaccines. These shows better compatibility in the patients and less side effects. कितनी मेहनत लगती है एक वैक्सीन को तैयार करने में और उसका क्या रोड मैप होता है? हालांकि वैक्सीन को मार्केट में आने तक के लिए लगभग 3 से 4 साल लगते हैं, लेकिन इस कठिन परिस्थिति में भारत ने अपना और भारत के वैज्ञानिकों ने अपना पूर्ण योगदान दिखाया, जिसको विश्व की अलग अलग संस्थाओं ने भी मानक दिए हैं। जैसे कि हमने देखा, हमारी वैक्सीन को हर एक मानकों ने पास किया। फर्स्ट क्लिनिकल फेज ट्रायल, क्लिनिकल फेज सेकंड ट्रायल, उसके बाद हमको इमरजेंसी अप्रूवल मिला। CDSCO ने हमारे हाथ से हाथ मिलाया, कंधे से कंधा मिला के इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे साथ चले, भारतीय गवर्नमेंट हमारे साथ चली कंधे से कंधा मिला के, और उसने सारी रेगुलेटरीज़ को स्ट्रीमलाइन करा, इस तरीके से किया कि जिससे कि इंडस्ट्रीज़ को और साइंटिस्ट को प्रॉब्लम ना आए। उसके अलावा हमारी वैक्सीन को विदेश मानक नहीं दे रहा था, लेकिन हमारी वैक्सीन के साइंटिस्ट ने उनको सारे रिपोर्ट्स दिए, क्लिनिकल ट्रायल्स रिपोर्ट दिए, फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल, सेकंड क्लिनिकल ट्रायल, थर्ड क्लिनिकल ट्रायल, उसके बाद शॉर्ट स्टेज स्टडीज़, शॉर्ट पॉपुलेशन स्टडीज़ के बारे में दिया। इससे हमारी वैक्सीन अभी अलग 206 देशों में
एक्सपोर्ट की जा रही है। दवाओं की जो निर्माण की प्रक्रिया का जो विज्ञान है वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, और ये समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपकी और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में इन दवाओं का योगदान बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए इसके पीछे, चूँकि आपको तो डॉक्टर दवाई लिख के देते हैं और फिर हम वो उसको लेते हैं, लेकिन जो बेस हम ये कह सकते हैं हमारे स्वास्थ्य का, वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ ही हैं। फिलहाल हम न्यू इंडिया डिबेट में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि जो महंगा इलाज है उसका जो खर्च है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। और नाइपर अहमदाबाद से न्यू इंडिया डिबेट लगातार जारी है। हम बात कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की, लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ा सवाल ये भी है कि हमारे देश में जो महंगा इलाज है, जो महंगा खर्च है, उस वजह से भारत की आबादी का एक बहुत बड़ा तबका हर साल गरीबी रेखा के नीचे चला जाता है। समझना ज़रूरी है कि आखिर इसकी बड़ी वजह क्या है। सीधा सा सवाल, जो महंगे इलाज का खर्च है उसकी बड़ी वजह क्या है? मतलब जो दवाइयाँ और जो इंजेक्शन लाखों रुपए में बिकते हैं बाज़ार में, उसके पीछे की वजह? उसके पीछे की वजह ये कहूँगा मैं, क्योंकि हमारे इंडिया में जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते हैं, एक्चुअली जो दवा होती है जो इफ़ेक्ट दिखाती है पेशेंट के ऊपर, वो हम एक्चुअली इंपोर्ट करते हैं बाहर से, ना कि हम इधर बनाते हैं। तो इंपोर्टिंग का चार्जेस होता है, प्लस वो कंपनी जो है जो इंपोर्ट कर रही है वो खुद की भी कुछ प्रोसेस उसमें डालती है, तो इस वजह से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है और अल्टीमेटली जो प्राइस है वो बढ़ जाता है। इसलिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि जो भी इमर्जिंग इंस्टीट्यूट्स है या फिर गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट को संभाल रही है, वो इंस्टीट्यूट में कुछ फंडिंग डाल दे जो रिसर्च कर सके, अपने इधर ही उस दवा को सिंथेसिस करने की, उसको बनाने की, मैन्युफैक्चरिंग करने की, और वो भी ग्रीनर तरीके से होना चाहिए, ना कि हम बना रहे कुछ भी और वो पूरे इन्वायरमेंट में कुछ फैला रहा है। तो ये एक समस्या है, इस वजह से एक्चुअली दवा की कॉस्ट बढ़ रही है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग उस स्तर की नहीं हो पा रही है? क्यों हमको दुनिया के देशों पर दवाओं के लिए निर्भर रहना पड़ रहा है? क्योंकि जब हम उत्पादकता की बात कर रहे हैं तो दुनिया के तीसरा सबसे बड़ा देश है हमारा, बावजूद इसके हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए दुनिया के देशों पर निर्भर क्यों हैं? इंडियन फार्मा ने फार्मा 4.0 जो तकनीक है रिसेंटली जो लॉन्च हुई है, तो ये लॉन्च हुई थी 2005 में। उसका रूट ये था कि जो USFDA के अमेरिका के जो प्रिंसिपल डिप्टी कमिश्नर थे, तो उनका ये विजन था कि 21वीं सदी में अगर मैं फार्मा 4.0 ये तकनीक लाऊंगा तो जो मैन्युफैक्चरिंग होगा ना, वो मैन्युफैक्चरिंग का रेट भी बढ़ जाएगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और उसमें जो क्वालिटी जो आएगी ना वो क्वालिटी भी बढ़ जाएगी। तो हमें ये जानना है कि फार्मा 4.0 जी ये है कॉन्सेप्ट है, वो इंडिया में कैसे ला सकता है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। जब हम बात करते हैं फार्मा 4.0 तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा मॉनिटरिंग, डेटा एनालिटिक्स, उसके साथ साथ रोबोटिक्स की ये जो तकनीक है, वो तकनीक जब तक हमारे पास आती नहीं तब तक हम ये प्रोडक्शन का रेट नहीं बढ़ा सकते। तकनीक के साथ तो आगे बढ़ना होगा, लेकिन इन सब के साथ साथ जैसा कि हमने बताया कि हम दवाओं के लिए दुनिया के देशों पर निर्भर हैं, किस तरीके का रिसर्च और डेवलपमेंट इसको लेकर के भारत में चल रहा है और इसके फ्यूचर के बारे में क्या कह सकते हैं? इस वजह से हमारा जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत ट्राई किया है कि कोई बायो इंक्यूबेशन सेंटर्स सेट करने के लिए। बायो इंक्यूबेशन सेंटर्स बेसिकली एक फैसिलिटी है जो स्टार्टअप्स है उनका जो बिज़नेस करने का पोटेंशियल है उसको ये गाइड करता है। उनको जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स, कॉस्टिंग्स, गाइडेंस लगता है ये बायो इंक्यूबेशन सेंटर देते हैं। बायोटेक फील्ड में बायोडैक एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो ये काम करता है। और अभी फ़िलहाल हमारे खुद का नाइपर में बायोटेक के अंडर खुद का इंक्यूबेशन सेंटर है, जहाँ से बहुत से स्टूडेंट्स के जो इनोवेशन से, आइडियाज़ है या डेवलपमेंट्स है उसको ये प्रमोट करते हैं और इसको इंडस्ट्री तक पहुँचने में मदद करते हैं। बायो इंक्यूबेटर्स एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, पर जो बायो इंक्यूबेटीज़ है जो इनका इस्तेमाल करते हैं उन्हें काफ़ी सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। जैसे कि उन्हें बायो इंक्यूबेटर्स के ज़रिए अपनी प्रोजेक्ट की फंडिंग, गाइडेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ये सब चीज़ें मिल जाती है, बट अपनी आजीविका के लिए जो उन्हें एक सोर्स ऑफ इनकम चाहिए होता वो उन्हें नहीं मिल पाता है। तो उस वजह से उन पर बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस होता है, तो वो अपना 100% फोकस रिसर्च पे नहीं दे पाते। तो उस वजह से मेरा एक ये सुझाव है कि उन्हें अपनी आजीविका के लिए कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिले ताकि वो अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर पाए रिसर्च
रिसर्च पे और इससे देश का विकास होगा। इंडिजिनस सिस्टम डेवलप करना चाहिए। अभी इंडिया में आयुर्वेदा ऑलरेडी है, जो आयुर्वेद का सारे लिटरेचर अवेलेबल है। अभी अगर हम कुछ भी कोरोना का टाइम देखेंगे, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सबको पता चल गया था, और इसको भी बेसिक देखेंगे, बेसिक मोटिव जो क्लोरोक्विन है दालचीनी से एक्सट्रैक्ट होता है। हम बहुत सारे लोग काढ़ा पी के हम कोरोना से हम अपने आप को बचाए। तो आयुर्वेदा का सारे बेसिक हमारे पास है, सारे लिटरेचर अवेलेबल है, उसमें ऐसे भी बहुत सारे मोटिव का पता चल जाएगा ना, जिसको दुनिया को पता है नहीं। अभी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से आयुर्वेदा को प्रमोट तो कर रहा है, बट इस तरीके से नहीं कर रहा है कि एक जो आयुर्वेदा का बेसिक्स है, जो बेसिकली हमें R&D सेक्टर में स्टेप इन करने के मदद करेगा, वो ब्रिज नहीं बन पा रहा है। एक बार ये ब्रिज बन जाएगा तो बेसिकली हमें API होगा और जो भी एक्सिपिएंट्स होगा एक इंडिजिनियस तरीके से बन पाएगा। ऑब्वियसली जब इंडिजिनियस तरीके से बन पाएगा तब गवर्नमेंट से टैक्सेशन बहुत कुछ कम हो जाएगा और अल्टीमेटली कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अभी भी मार्केट में 3% अराउंड 3% मेडिसिन जो है वो सब स्टैंडर्ड मेडिसिन है। सब स्टैंडर्ड मेडिसिन वो रहती है जिसका क्वालिटी बहुत कम रहता है, तो उससे इफेक्ट नहीं मिलता है और लोगों की बीमारी से इलाज नहीं हो पाता है, और वो बीमारी ऐसे की ऐसे रहती है। हालांकि वो मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन उसका इलाज नहीं हो पाता है। तो ये तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन हम लोग इसको मॉनिटर भी कर सकते हैं। जैसे बहुत से लोगों को अभी पता नहीं होगा कि फार्मा और नाइपर भी इसमें काम कर रहा है। जैसे नाइपर के कुछ स्टूडेंट्स ने रिसेंटली ऐसा मशीन डेवलप किया है जिससे हर मेडिसिन के स्ट्रिप पे एक बारकोड आएगा। उससे अगर हम हर किसी के पास अभी एंड्रॉयड मोबाइल से हम अगर उसको स्कैन करते हैं तो उससे पता चल जाएगा कि किस मैन्युफैक्चर ने मैन्युफैक्चर की है, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट और सभी पता चल जाए। कॉस्टिंग रिड्यूस करने के लिए लोकल अथॉरिटी जैसे स्टेट FDA हो या केमिस्ट एसोसिएशन जैसे लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, वो एक साथ आए थे और उन्होंने उस पर रेगुलेशन लाने की कोशिश की। ई फार्मेसी है, उस बिजनेस को आप कैसे देखेंगे? ऐसी सुविधा है जो ऑनलाइन ऑपरेट होती है बट पेशेंट्स तक या कस्टमर्स तक फैसिलिटेट करते हैं। तो मैं इसके साथ साथ इसके कुछ हानि भी है जो मैं बोलना चाहती हूँ कि जनता उसके लिए अवेयर होनी चाहिए। फर्स्ट ये होता है कि जो सेल्फ मेडिकेशन जो है वो ऑनलाइन फार्मेसी से बढ़ सकता है, जिसमें फार्मासिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है, जिसमें ड्रग इंटरैक्शन फार्मासिस्ट काउंसिल कर सकता है, जो कि ऑनलाइन फार्मेसी से पॉसिबल नहीं होता है। दूसरा है कि मेडिकल जो असिस्टेंट है या जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो ऑनलाइन फार्मेसी में नहीं होगा, वो हम लोगों को सोचना चाहिए। ठीक है, लेकिन इन सब के साथ साथ आप ये कैसे बता सकती हैं कि जो फार्मेसी इंडस्ट्री है उसमें जेंडर जो इक्वालिटी है उसका कितना बड़ा रोल है? तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में अगर 50 मिलियन लोग काम कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ 11% फीमेल्स काम कर रही हैं। उसमें भी अगर हम सीनियर पोजीशंस या लीडरशिप वाली पोजीशंस पे देखें तो ये स्टैटिस्टिक्स बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए बहुत सारे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे कि विमेन इन साइंस और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, बायोकेयर स्कीम्स, ये सब हैं जो कि फ़ीमेल्स को लीडरशिप के लिए, इंडस्ट्री के लिए, रिसर्च के लिए रेडी कर रही है। बट एक रिपोर्ट आया था जिसके अकॉर्डिंग अगर मेल और फीमेल का रेशो इक्वल हो जाए तो भारत की GDP 0.7 ट्रिलियन US डॉलर से बढ़ सकती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है जहाँ पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन साथ ही ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर ये है कि हम भारत को ये देख रहे हैं कि वो मेडिकल टूरिज़्म का हब भी बन रहा है। इसके पीछे की वजह और इसका फ्यूचर वो आप कैसे देखते हैं? भारत सरकार ने होम ऑफ जो मिनिस्ट्री ऑफ मेडिकल टूरिज़्म है, उन्होंने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। केरला जो हमारा स्टेट है वो एक मेडिकल टूरिज़्म का हब बनता जा रहा है। नाइपर जैसे संस्थान फार्मा इंडस्ट्री को बढ़ावा देने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? नाइपर जो है वो फार्मेसी के क्षेत्र में प्रीमियर इंस्टीट्यूट है और ये कई सारे फील्ड में, फार्मास्यूटिकल फील्ड में रिसर्च कर रहा है। नाइपर में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, देन फार्मास्यूटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये सभी इनमें से एक डिपार्टमेंट में एडमिशन लेने के लिए हमें 2 नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करनी होती है। नाइपर अहमदाबाद सभी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को एक स्किल्ड पर्सन्स प्रोवाइड करता है। नाइपर में कैंसर, अल्जाइमर्स, पार्किंसन डिसीज़, एपिलेप्सी जैसे जानलेवा डिसीज़ पे रिसर्च होता है। अभी लगभग पूरे सारे नाइपर में 170 से भी ज़्यादा पेटेंट फाइल हुए, जो पेटेंट्स हम कमर्शियल स्केल पे भी ला सकते हैं। और अभी 22 जनवरी 2022 में मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने नाइपर रिसर्च पोर्टल को लॉन्च किया है। नाइपर
ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे एक डिपार्टमेंट नेचुरल प्रोडक्ट का भी है, जहाँ पे हम आयुर्वेदिक का करते हैं। तो सिंथेटिक के साथ साथ नेचुरल प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन, या फिर हमें जो महंगी दवाई है सिंथेटिक की वजह से मिलती है, तो वो आयुष या आयुर्वेदिक जो नेचुरल प्रोडक्ट्स डिपार्टमेंट काम कर रहा है उसके हिसाब से वो महंगाई थोड़ी कम हो सकती है। नाइपर ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने फर्स्टली 3D मास्क लॉन्च किया और लोगों को, सोसाइटी को दिया। तो ऐसे बहुत सारे रोल्स हैं नाइपर के जिससे वो हेल्थ केयर सेक्टर को बूस्ट कर सकता है और हमारे हेल्थ केयर सेक्टर को जो कमियां है और खामियां है उसको सुधार सकता है। यहाँ पे फ्री जो कोविड की टेस्टिंग है वो करवाई थी, जिसके बदौलत काफ़ी सारे जो पेशेंट्स हैं उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जितनी ज़्यादा टाइम लगता था कोविड टेस्टिंग के लिए वो टाइम बच गया है। एंड इसके बावजूद हमने जो फ्री सैनिटाइज़र है वो हमारे इंस्टीट्यूट में बना के खुद ऐसे जो बैकवर्ड क्लासेस है जहाँ पे वो लोग मतलब अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें R&D होती है, तो एक बच्चों को हैंड्स ऑन, जैसे आपने देखा है अभी लैब्स में कि बहुत बड़े बड़े हाइफनेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास है, तो इस वजह से वो स्किल्ड मैन पावर जो होता है वो इंडस्ट्री को एक नाइपर प्रोवाइड करता है। हम उम्मीद ऐसी करते हैं कि आने वाले समय में दवा के क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भर बन सकेगा। इस उम्मीद के साथ न्यू इंडिया डिबेट की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, और आप ये कार्यक्रम सनसेट टीवी के अलावा सनसेट टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।